ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का इस प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत है। बाकी एक बात आपको विशेष हम बता देते हैं कि स्टार्टिंग में और सेशन पूरा होने पर एक गीत बजेगा और उस गीत के समय हम यही चाहेंगे कि आप सभी साइलेंस में रहे, क्योंकि ये गीत इसीलिए बजाया जाता है ताकि जो सेशन हो गया है और जो सेशन होने वाला है उसके प्रति आपकी जो एक मानसिक फ्रेम है वो क्लियर हो जाए। अगर वही बातचीतों में आप लगे रहेंगे तो जो सुनाने वाले सुनाएंगे एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वही बातें अंदर में घूमती रहेगी। सेल्फ डेवलपमेंट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो सेल्फ डेवलपमेंट में जितना सेल्फ डिसिप्लिन होगा, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तो सेल्फ डेवलपमेंट क्या हो सकता है। तो कोई आपको कहे और आप शांत रहो, ये यहाँ की सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कार्य जो चल रहा है हर एक व्यक्ति स्व अनुशासित है। कोई उसको कहता है ये काम करो और करे, वो यहाँ की सिस्टम नहीं, क्योंकि वो भाव अलग हो जाता है। मालिक और एक नौकर का भाव, तुम ये करो, ये तुम ये करो, ये भाव यहाँ नहीं है। यहाँ ये भाव है कि हर एक सेल्फ मास्टर है, खुद ही खुद का मास्टर है, और इसलिए खुद ही खुद को डिसिप्लिन में चलाना होगा। कोई आपको कहेंगे और आपने चलाया तो उसमें ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, न कहने वालों का वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन जितना रहेगा यहाँ पर, उतना आप खुद भी खुद में महसूस करेंगे कि कितना आप पा सकते हैं। आपकी पाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट का फर्स्ट गोल्डन रूल है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मास्टरी। स्वयं स्वयं का राजा बनो। राजयोग का भाव यही है, हर एक राजा है और हर एक को अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य प्राप्त करना है। कोई आपको चलाएगा नहीं, टाइम पर आप खुद आ जाएंगे। इतना आपको अंदर की जागृति होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी। तो इतनी सेल्फ की जागृति है तो सब कुछ सहज हो जाएगा। एक नेचुरल फ्लो में आप भी साथ साथ में बहेंगे और जितना मैक्सिमम आप लेना चाहेंगे इस वातावरण से भी आप लेंगे, और हर सेशन से आपको इतनी ही प्राप्ति का अनुभव होगा। नहीं तो बोल 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 करके जब थक जाते हैं तो सेशन चल रहा होगा, आपको नींद आएगी, तो पाएंगे क्या? नींद आएगी ना, अलर्टनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान का दिमाग वाचा में जितनी शक्ति जाती है, किसी ने रिसर्च किया कि एक व्यक्ति 1 घंटा बोलता है और एक व्यक्ति 3 घंटा फिजिकल काम करता है, लेबरिंग काम करता है। तो जितना 3 घंटे में उसकी एनर्जी जाती है उतना 1 घंटे बोलने में जाती है। तो अगर आप सुबह का सेशन 8 बजे से पूरा हुआ और 9:30 तक बातचीतों में ही रहेंगे, तो 9:30 सेशन में आने के बाद क्या होगा? थक गए, तो नींद आएंगी, तो पाएंगे कुछ नहीं। तो इसलिए पाने का लक्ष्य रखो, तो आप जितना जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक उन्नति कर सकते। इसी तरह और भी एक रिसर्च आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति 5 मिनट खाली गुस्सा कर ले,
5 मिनट का गुस्सा, बॉइलिंग टेम्पर, एंगर 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। आने वाले 2 घंटे तक वो कोई काम नहीं कर सकता है। 2 घंटे में क्या करेगा? वो अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा रहेगा, मैंने जो इसके ऊपर गुस्सा किया ना वो ठीक किया। और जब तक उसको 10 व्यक्ति कहने वाला ये न मिले कि हाँ तुमने ठीक किया, तब तक वो काम नहीं कर सकता है। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। इतनी ये वाचा में एनर्जी है कि 5 मिनट का अगर कोई गुस्सा कर ले तो 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है। और अगर उसको 10 लोग मिल गए ये कहने वाले कि हाँ तुमने ठीक किया, तब तो 2 घंटे के बाद उसका मन एकाग्र होकर काम करना चालू करेगा। और अगर उसको नहीं मिले और लोगों ने अगर उसको ये कहा नहीं नहीं तुमने ठीक नहीं किया, हाँ ये ऐसा नहीं करना, तो सारा दिन उसका बेकार जाएगा। वो नहीं कर सकता है, कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए वाचा में इतनी एनर्जी है कि कितने घंटे की आप कार्य क्षमता को एक्यूमुलेट भी कर सकते हो और इतना काम कर सकते हो मेंटल पीस के साथ। नहीं तो अगर उसको जला दिया जाए तो आपको आपकी डेवलपमेंट भी कुछ नहीं है, आपके साथी आगे बढ़ जाएंगे, आप वहां के वहां रहेंगे और आपको लगेगा हम इतने इस ऑर्गेनाइजेशन में पुराने हैं, ये है, फिर भी हमारी कदर क्या है। लेकिन आपने प्रैक्टिकल इनपुट आउटपुट इतना दिया ही नहीं है। इसीलिए और समझ में कई बार हम नहीं वो समझ नहीं पाते कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन ये साइंस है और ये रिसर्च द्वारा प्रूव किया गया है और ये आप लोग भी महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे भी अपने आसपास भी कि जो व्यक्ति ऐसे गुस्से वाले होते हैं वो 2 घंटे तक कुछ नहीं काम कर सकते हैं, जस्टिफाई करने में लगे रहेंगे। मैंने जो किया ना वास्तव में कितने दिन से ये मेरे को माना 10 लोगों को ये बात बताएगा और 10 लोग उसको मिल गए, हाँ तुमने ठीक किया, करना उसको पाठ पढ़ाना ही चाहिए था, तब उसको अंदर में सेटिस्फेक्शन, हाँ मैंने ठीक किया गुस्सा। और इसलिए 2 घंटे के बाद फिर वो अपना मन लगाकर थोड़ा काम कर सकेगा, है ना। तो इसलिए आपने यहाँ प्रैक्टिकल साइलेंस का वातावरण महसूस तो किया होगा, कल से आप आए हैं कि वाइब्रेशन में भी कितनी साइलेंस है ना। और ये साइलेंस आपको अपने स्थान पर नहीं मिलेगी। इसलिए साइलेंस में जो एनर्जी है जितनी आप अपने अंदर भरो तो आपकी बैटरी अंदर की चार्ज होगी। तो बैटरी चार्ज कर लो, आए हो तो, है ना। इसीलिए तो कल गीता बहन जी भी स्टार्टिंग के सेशन में बता रहे थे कि मॉर्निंग 4 बजे उठने का ये यहाँ का एक डिसिप्लिन है और उसके लिए गीत बजता है और उठाया जाता है। इतना प्यार से तो शायद राजकुमारों को भी नहीं उठाया जाता है, संगीत के साथ आपको उठाया जाए, ऐसा वातावरण हो। है ये सुबह उठाने का महत्व क्या है, ये अगर मैं आपको बता दूं तो आने वाले 3 दिन में और भी आप अधिक लाभ ले सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भाग्य विधाता भाग्य बांटने का काम करता है। इसीलिए जब किसी के भाग्य की बात की जाती है तो क्या कहते हैं, भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब तुम सोया हुआ था क्या। क्योंकि वही समय इतनी मीठी नींद आती है, सारी रात भले नींद नहीं आएंगी लेकिन वो टाइम में नींद आती है। और उसी वक्त भगवान का भी भाग्य बांटने का टाइम होता है। तो ये आपको अपने स्थान पर सुविधा नहीं मिलेगी, कोई 4 बजे आपको उठाएगा नहीं। और यहाँ पर आप आए हो, न कोई काम है, न कोई कारोबार है, न कोई व्यवहार है, कुछ भी नहीं है, न कोई परिवार है, न बच्चे हैं, न कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जितना आप सुबह जल्दी उठ करके उस वातावरण का भी लाभ लो
तो आप देखेंगे अपने आप में कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी विकसित हो जाती है। मानसिक क्षमता का अगर विकास करना है तो सुबह का लाभ अवश्य लेना। उससे आप अपने भाग्य को पलटते देखेंगे। मैं अपने अनुभव से कह रही कि आप अपने भाग्य को पलटते हुए देखेंगे और इतना आपको प्राप्ति होगी, आपके शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्यता के लिए भी। कैसे? आप कहेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ चारों पहलू आपको मिलेंगे ये 3 दिन के ट्रेनिंग में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका फायदा क्या है डेवलपमेंट में, हमारे अपने डेवलपमेंट में? कहा जाता है कि प्रकृति सारी रात तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और सुबह उसका साइकिल चेंज होता है, वो ऑक्सीजन निकालना चालू करती है। और सुबह का ये जो 4 बजे का समय है उसका साइकिल चेंज होने का समय, तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। और वो फ्रेश वायु जो मिलता है, उस वक्त अगर व्यक्ति बैठकर जब साधना करता है तो उसका माइंड जो है इतना ओपन हो जाता है, और जैसे किसी को फ्रेश वायु मिले, ब्रेन को जो वायु चाहिए वो सुबह के समय में मिले, तो उससे आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ये शरीर किससे बना है? वही 5 तत्व से बना है। तो जो तत्वों की साइकिल है उसके हिसाब से अगर इसको भी चलाया हमने, तो वो ब्रेन को जो वायु चाहिए वो सुबह में मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पावर कितना बढ़ता है, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कितना होता है। ये भी मेरा एक अपना अनुभव है कि मॉर्निंग में किस तरह आपका इतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट अंदर से हो जाता है, इनर पर्सनालिटी, बाह्य पर्सनालिटी नहीं लेकिन इनर पर्सनालिटी। और वो जो वायु मिलता है ब्रेन के टिश्यूज को, जो फ्रेशनेस उसको चाहिए, जिससे उसकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये लाभ भी आपको यहाँ मिलेगा, अपने स्थानों पर जाकर के तो वही पोल्यूशन वाली हवा मिलेगी आप। तो इसलिए जितना मैक्सिमम आप लेना चाहो यहाँ ले सकते, क्योंकि कोई आपको न्यूज़पेपर भी नहीं है, न रात को टीवी है, कोई कमरे में टीवी नहीं है, इसलिए कोई प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। आप फ्रेश सो सकते हैं, फ्रेश उठ सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन के बाद अगर आप लेटना चाहो लेट सकते हैं, 15-20 मिनट आप लेट जाओ, तो उससे क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेंगी और आप अपने स्वास्थ्य पर भी उसका इफेक्ट देखेंगे, फिजिकल स्वास्थ्य पर भी कि कितना इफेक्ट आता है। उसके बाद अगर आप जॉगिंग भी करो, एक्सरसाइज भी करो, तो बॉडी के लिए भी और हेल्दी हो जाता है, क्योंकि वही चीज बॉडी को भी चाहिए, सुबह सुबह के ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये चीज जो आपको यहाँ मिलेगी, जितनी अगर इसकी जागृति आप बनाए रखेंगे तो आप प्राप्ति बहुत गुना अधिक, और 3 दिन के बाद आप अपने आप में इतना आत्मविश्वास महसूस करेंगे जैसे कि आपके अंदर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कुछ करने के लिए, और आप में इतनी क्षमता है, ये आप महसूस करेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज आपको यहाँ मिलेगी। तो ये वातावरण जो चार्ज्ड है, आध्यात्मिक से भी चार्ज्ड है और प्राकृतिक रूप से भी चार्ज है, तो दोनों चार्जिंग आप अपने अंदर करो। यही सेल्फ डेवलपमेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट खाली बाह्य रूप से नहीं। और मैं समझती हूँ कि इफ्को के एम्प्लॉयज इतने भाग्यशाली है, जो बाकी सभी कंपनियों में तो लोग कंपनी के फायदे के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आयोजन हुआ है कि आपको क्या फायदा होगा, आपको क्या प्राप्ति होगी, और
कई लोग तो तरसते हैं कि दोबारा हमारा नंबर लगे यहाँ आने के लिए, लगता नहीं है। इसीलिए कहा आप भाग्यशाली हो, जीवन में ये जो मौका मिला है उस मौके का पूरा फायदा लेना, और दोबारा आना चाहे तो आ सकते, अपने परिवार वालों को लाना चाहे तो जो यहाँ के मेडिटेशन कैंप चलते हैं उसमें ले आ सकते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन कैंप अलग रीति से चलता है और उसका सीजन अलग होता है, उसमें बहुत लिमिटेड संख्या मिलती है, क्योंकि ऑल इंडिया से लोग आते हैं तो बहुत लिमिटेड संख्या मिलती है। इसीलिए किसी का नंबर लगता है, किसी का नंबर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ रहने के व्यवस्था ही इतनी है, और ऑल इंडिया से आने वाले लोग हो मेडिटेशन कैंप में तो किसका नंबर लगता है, किसका बेचारा 2, 4, 5 साल के बाद भी लगता है। तो आप इतने भाग्यशाली हो जो आपका नंबर लग गया है। और इसीलिए आपने एक्सपीरियंसेस तो सुने ही होंगे, जो यहाँ पहले हो करके गए हैं उन्होंने तो आपको बताया ही होगा, और इसीलिए आप उसका लाभ उस तरह से लो, ऐसी हम आशा करते हैं आपके पास से। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब आओ, साइलेंस, अपनी एनर्जी को स्टोर करो। जितनी स्टोर करेंगे अपने अंदर में, आप में एक ऐसा विश्वास आप जागृत कर सकेंगे, ऐसा विल पावर आप अपने आप में महसूस कर सकेंगे। ठीक है। बाकी सवेरे के सत्र में आपने आज क्या सुना? आज सवेरे का सत्र जो आपका चला उसमें आपने कौन सी बातें सुनी? सेल्फ अवेयरनेस। उसमें क्या बातें आपको अच्छी लगी? थोड़ा रीकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उस सेशन को, क्योंकि उसी के लिंक में ये सेशन भी चलेगा फिर, तो इसीलिए उसको रीकैप कर लेते हैं कि क्या आपने सुना, कौन सी बात आपको अंदर लगी कि नहीं ये बात अच्छी थी मेरे लिए। क्या सुना आपने आज के सत्र में? आप सभी ने क्या सुना? मैं कौन हूं उसकी पहचान हुई। और कौन है आप? आप आत्मा है, एक सितारा है। अच्छा, और उसकी वास्तविकता क्या है? उसकी वास्तविकता क्या है बताइए आपको। आत्मा की वास्तविकता क्या है? नहीं, ये नहीं बताया होगा आपको। हाँ, अच्छा, शांति। आत्मा की वास्तविकता शांति है। और सोच, वो तो मन है, मन के बारे में बताया। और बुद्धि निर्णायक है। और संस्कार, आपके कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं। और क्या बताया? आत्मा की वास्तविकता क्या बताई? शांति स्वरूप है। और क्या है? बस खाली शांति स्वरूप या और भी कुछ है? अमर है, प्रकाश है, और चमकता एक सितारा है, ऊर्जा है, आत्मचिंतन। तो उस आत्मा की वास्तविकता का अनुभव करने के लिए आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा की वास्तविकता क्या है? देखो, शरीर और आत्मा दो चीज है, इसीलिए सेल्फ का दो हिस्सा है। सेल्फ का दो हिस्सा, एक है जिसको कहते हैं इनेट सेल्फ, और एक है जिसको कहते हैं एक्वायर्ड सेल्फ। ये दो हिस्सा है सेल्फ का। एक्वायर्ड उसको कहते हैं कि इस संसार में आने के बाद मैंने जो कुछ भी यहां से प्राप्त किया वो है एक्वायर किया मैंने। ये शरीर एक्वायर किया, सबसे पहले तो नाम एक्वायर किया मैंने, नाम प्राप्त किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो शारीरिक पोजीशन, एजुकेशन, पोजेशन, जो भी आपने प्राप्त किया यहाँ आने के बाद, जिससे आपका एक ईगो बनता गया, मेरे पास ये चीज है, तो इसको कहते हैं फिजिकल सेल्फ। फिजिकल सेल्फ बाह्य
हमारा स्वरूप। और ये जो फिजिकल सेल्फ है उसकी वास्तविकता क्या है, ये शरीर की वास्तविकता क्या है? 5 तत्व है ना, 5 तत्व इसकी वास्तविकता है। और इसलिए उसको जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो दूसरा कोई गैस चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों ऑक्सीजन ही चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन से ये शरीर बना है, उसकी बनावट में ऑक्सीजन है, इसीलिए। इसी तरह पानी चाहिए, पानी नहीं है तो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल चलेगा? नहीं चलेगा। पानी ही चाहिए। क्यों चाहिए पानी? क्योंकि 60 से 70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है, इसीलिए ये बॉडी को पानी चाहिए। अच्छा, जब पानी पीते हैं ना तो सोच के नहीं पीते कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। भले इतना ही क्यों ना बचा हो, कोई कहे भाई इतना ही बचा है, पी लो ना, ये भी कहेंगे नहीं बस तृप्त हो गया, बैलेंस हो गया ना। एक्सेस नहीं पी लेते, कल के लिए चलेगा। एक्सेस पिया तो क्या होगा? वॉमिट हो जाएगा, शरीर बाहर फेंक देगा, नहीं चाहिए उसको एक्सेस। तो शरीर को 5 तत्व चाहिए, और वो 5 तत्व पाने के लिए या लेने के लिए ये 5 इंद्रियां हैं। आंखों के द्वारा रोशनी अंदर ले रहे, क्योंकि रोशनी भी ये शरीर का एक, प्रकाश भी एक शरीर का भाग है ना। नाक के द्वारा ऑक्सीजन ले रहे हैं, मुख के द्वारा पानी, भोजन ले रहे हैं। तो ये 5 इंद्रियां माध्यम है इसको प्राप्त करने के लिए। इसी तरह जो आत्मा है, जो दूसरी सेल्फ है, जिसको कहते हैं इनर सेल्फ या फिजिकल, ये फिजिकल सेल्फ है, तो ये है स्पिरिचुअल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ। और ये स्पिरिचुअल सेल्फ को क्या चाहिए जीने के लिए? शरीर को तो 5 तत्व चाहिए जीने के लिए, और वो 5 तत्व उसको मिल गया, तृप्त। नहीं मिला, एक भी कम हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा, प्रकाश न हो, बेचैनी लगती। तो 5 तत्व जब मिल जाते हैं तो सेटिस्फाइड। नहीं मिला एक तत्व भी, बेचैनी, जी घबराता है, सफोकेशन होने लगता है। इसी तरह जो आत्मा है इस शरीर के अंदर, जिसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए जीने के लिए? इस शरीर में उसको कुछ चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और परमात्मा भी किस लिए चाहिए? परमात्मा स्रोत है, उसी से लेना चाहता है वो। तो क्या चाहिए उसको? कौन सी एनर्जी चाहिए? आध्यात्मिक एनर्जी कौन सी है? ये मन, बुद्धि और संस्कार जो है ना, जैसे आत्मा को, शरीर को जो 5 तत्व चाहिए उसकी पूर्ति के लिए ये 5 इंद्रियां हैं। आत्मा को जो चाहिए ना उसकी पूर्ति करने के लिए मन, बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को 7 बातें चाहिए, 7 बातें। शरीर को सिर्फ 5 चाहिए, आत्मा को 7 बातें चाहिए। कौन सी चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए शांति। कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे अशांति चलेगी। है कोई अशांति चलेगी किसी को? वहां तक कि आजकल के बच्चों को भी शांति चाहिए। हम अभी गए थे एक प्रोग्राम के लिए, तो आश्रम पर बैठे थे, उतने में एक फोन आया। तो फोन आया तो एक बच्चा बात कर रहा, कहता है दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए हैं, उनको जरा कहना कि शांति से रहे घर में। तो बच्चा कहता है हमको, दीदी हमारे मम्मी पापा आए हैं आश्रम पर आपका लेक्चर सुनने के लिए, उनको जरा कहना कि शांति से रहे। यानी आज बच्चे भी अशांति महसूस कर रहे हैं, और वो माँ बाप से अशांत है, और माँ बाप बच्चों से अशांत है। उनको लेकर के उनके अंदर झगड़ा होता होगा। हाँ देखा हाँ? बच्चों को लेकर के दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता होगा।
लेकिन आज बच्चे महसूस कर रहे कि मेरे माँ बाप इतना झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको जरा शांति देना। आप कैसी एक विचित्रता कलयुग के अंदर देखने को मिल रही है कि बच्चे माँ बाप से अशांत हो गए हैं। तो हर एक को शांति चाहिए, कोई नहीं है जो इसको अशांति पसंद हो। क्रोध करने के बाद कोई कंफर्टेबल फील करता है? और शांति में जब बैठे हैं तब कितना रिलैक्स फील करते हैं। तो आत्मा की वास्तविकता क्या है? अशांति या शांति? ये पहली वास्तविकता है। दूसरी वास्तविकता है आत्मा की सुख। हर एक को जीवन में सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। चाहिए किसी को दुख? भगवान से भी क्या मांगते? हे प्रभु सुख दो, शांति दो। आजकल मनुष्य की उदारता इतनी ज्यादा हो गई है, सिर्फ मुझे नहीं सबको मिले, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार की आत्माओं को सुख और शांति मिले। इतनी उदार भावनाएं आ गई है, सेल्फिश नहीं है हम, क्योंकि हर एक को सुख चाहिए। सुख क्यों चाहिए? पानी क्यों चाहिए? तो सुख क्यों चाहिए? ये आत्मा की वास्तविकता है, इसीलिए उसको सुख चाहिए। ये उसकी वास्तविकता है। तीसरा, हर एक को जीवन में आनंद चाहिए। किसी को उदासी, गम नहीं चाहिए जीवन में। गम चाहिए किसी को? नहीं। उदासी चाहिए किसी को? नहीं। आनंद चाहिए। इसलिए एक दूसरे को पूछते हो कैसे हो, कहते आनंद मंगल है। आनंद चाहिए आत्मा के लिए। कई लोगों ने इसीलिए कहा सत चित आनंद स्वरूप है। आनंद चाहिए। क्यों चाहिए आनंद? यही मेरी वास्तविकता है। चाहती नहीं, चाहती भी क्यों है? क्योंकि यही मेरा स्वरूप है। सत चित आनंद स्वरूप है मेरा, इसीलिए वो चाहिए। आत्मा का भी तो वही स्वरूप है ना। चाहिए कैसे? मतलब अभी इसीलिए चाहिए क्योंकि हम अपने वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। उसको पहचान चाहिए। ऑक्सीजन हम है ना, शरीर में ऑक्सीजन है, फिर भी ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? अपनी सिस्टम को ठीक चलाने के लिए चाहिए। तो आनंद क्यों चाहिए? अपने व्यवहार को, हमारे संबंधों को ठीक चलाने के लिए चाहिए। दूसरे के साथ जो हमारा इंटरएक्शन है आनंदपूर्ण है तो यू फील कंफर्टेबल। झगड़ा हो जाता है वहां कंफर्टेबल कभी नहीं फील करते। तो आनंद क्यों चाहिए? तो जो हमारी वास्तविकता है आज कलयुग के अंदर हम उससे बहुत दूर हो गए, इसीलिए वो चाहिए। लेकिन कैसे वो मिलेगा वो मुझे मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, इसलिए चाहना रह गई है। आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए है। तभी तो लोगों ने कहा शांति बाहर नहीं अंदर है। अंदर जाओ मिलेगी शांति, बाहर नहीं है। सुख बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन अंदर कहाँ है ये नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए कि लोग समझते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति का संबंध, व्यवहार, ये सब कुछ तो खत्म हो जाता है ना, तो शांत हो गया। बुरी लगती है ना, यही तो अज्ञानता है। यही तो अज्ञानता है ना। तो अब शांति चाहिए, तभी तो भगवान से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, हे प्रभु शांति दो, मांगते हैं ना भगवान से, शांति दो। हाँ, सबके लिए, सबके लिए। इतनी उदारता हमने डेवलप कर लिया है, अपने एटीट्यूड को इतना बेहद में ले आए हैं हम कि सिर्फ मुझे मिले ऐसा नहीं। ये समझ की फर्क है, समझ का फर्क है, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ? हाँ।
अभी आपको सब कुछ यहाँ पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है कि थोड़ा कहीं बार बोलने के शब्द में तरीका अगर बदल दो तो सही हो जाता है, वही चीज अलग तरीके से बोलो तो गलत हो जाता है। तो सही तरीका सीखे ना। मनुष्य की समझ की कमी है ना, समझ की कमी है, या तो एक के बोलने की कमी है या एक के समझने की कमी का कम है, तो कम है ना आज। इसीलिए तो चौथा स्वरूप आत्मा का क्या है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान यानी एक समझ, यथार्थ समझ कम हो गई है, ज्ञान स्वरूप हमारा कम हो गया है, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो इंफॉर्मेशन खूब मिलता है और इंफॉर्मेशन में जो सत्य ज्ञान है वो खत्म, उसमें विजडम नहीं है, विवेक नहीं है। इंफॉर्मेशन बहुत है और वो इंफॉर्मेशन से व्यक्ति भले कहां से कहां पहुंच जाए, कितनी भी डिग्रियां ले ले, लेकिन उस व्यक्ति को आप अक्सर देखेंगे कि प्रैक्टिकल कॉमन सेंस की कमी होगी, कॉमन सेंस नहीं होगी, है ना। एक बार कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, दूध जो है यहाँ पर दूध उत्पादन नहीं, भारत नंबर 1 है, भारत देश नंबर 1 है और दूसरा नंबर फिर बाद में उन लोगों का आता है, डेनमार्क का आता है। तो डेनमार्क से एक टीम आई थी कि भाई हम लोग ने इतना एडवांसमेंट कर लिया और फिर भी हम दूध उत्पादन में पीछे रह गए भारत से, तो भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, जरा जाके देखे, है ना। है नकली दूध की बात कर रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर आए वो लोग टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए, तो वहां से टीम आई, तो उनको जब यहाँ आए तो एकदम ठंडा दूध पिलाया, फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा लगा, फ्रेश दूध एकदम ठंडा मिला उनको, हेल्दी महसूस किया उन्होंने। वहां जाने के बाद उनको अनुभव पूछा गया, भैया आप क्या देख के आए वहां पर, अपना अनुभव बताइए। मतलब बाकी सब ठीक था, हमारे से कमी है वो लोग टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक चीज उनकी समझ में नहीं, हमारी समझ में नहीं आई कि वो पूरी भैंस को फ्रिज में कैसे रखते होंगे। इतना ठंडा दूध कैसे निकला, है ना। तो कॉमन सेंस की कमी, क्यों कि इंफॉर्मेशन इतना, ये तो एक जोक था, है ना, लेकिन कहने का भावार्थ ये था कि इतना जब व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग में चला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो वो सिंपल बातें नहीं समझ पाता है, कॉमन सेंस की बातें उनकी समझ में नहीं आती। कहने का भावार्थ कि ज्ञान की कमी हो गई है। ज्ञान स्वरूप चौथा। पांचवा है प्रेम स्वरूप। प्रेम हर एक को चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो उसको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन तो बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में नहीं मिला तो चलेगा, नहीं चलेगा, सबको चाहिए। प्यार से 2 शब्द कह दो, उस आत्मा को इतना संतुष्टि प्राप्त होती है। तो क्या चाहिए हमको जीवन में? प्रेम चाहिए और शक्ति चाहिए। कोई नहीं है जिसको शक्ति नहीं चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? हे प्रभु शक्ति देना, शक्तिहीन को शक्ति देना, निर्बल को बल देना। कौन सा बल चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की? आत्मशक्ति, मनोबल, मनोबल चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, विल पावर। और 7वां शुद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, प्यूरिटी, शुद्धि, प्योर, क्योंकि आत्मा की वास्तविकता ही है प्यूरिटी, इसीलिए उसको वो चाहिए, शुद्धि। आज कई बार देखते हैं कोई 2 व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूटी हुई है। पूछो आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी,
क्यों टूट गई? तो क्या कहेंगे, बाद में पता चला उसका अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से तो बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर इतना मैलापन था ना। कितनी बार उसको कहा भी, भैया तुम शुद्ध रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने वाणी को शुद्ध रखो, अपने भावनाओं को शुद्ध रखो, अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने व्यवहार को शुद्ध रखो, लेकिन उसको सुधरना ही नहीं था। आखिर कब तक उसके साथ चलते रहेंगे? ही इज अ डेंजरस मैन, खतरनाक है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसके अंदर शुद्धि नहीं है? खतरनाक है, ये इंसान खतरनाक है। और इसीलिए भगवान से भी यही मांगते हैं, शुद्धि दो। गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं? आत्मशुद्धि के लिए। तो मैले हैं ना, भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं ना, मैली चादर ओढ़ कर आया रे द्वार तेरे प्रभु, तू साफ कर देना। यानी मैं मैला होता रहूं, तू साफ करते रहना, ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और उससे साफ हो जाएगा? गंगा स्नान कर लिया साफ हो जाएगा? अरे ऐसे ही साफ हो जाता था तो सारे क्रिमिनलों को वहां जाकर के डुबकी लगवा दो, जेल में क्यों बंद रखा है? शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो गए। शुद्धि चाहता है इंसान, और उसके बदले कोई व्यक्ति को देखो बहुत भोला है, अंदर बाहर एक है, जो अंदर है वही बाहर निकल आता है, तो क्या कहते हैं, ये भगवान का बंदा है। जो अंदर होगा ना, उसका अंदर बाहर एक ट्रांसपेरेंट की तरह दिखाई देता है, कहीं अंदर में मैलापन नहीं है, ये भगवान का बंदा है, उसे कोई खतरा नहीं। और जो अंदर मैलापन वाला है वो दूर रहो, 2 फीट दूर होकर के ही चलो इसके साथ। तो क्या चाहता है इंसान? शुद्धि चाहता है। कहाँ? व्यवहार में, संबंधों में, विचारों में। क्यों चाहिए? क्योंकि यही मेरी वास्तविकता है। तो ये 7 चीज जो है, ये हमारी वास्तविकता है, आत्मा की वास्तविकता है, जिसको अभी विकसित करना है। सेल्फ डेवलपमेंट माना ये बाह्य स्वरूप को विकसित करने की बात नहीं है, ये आंतरिक स्वरूप को विकसित करने की बात, ये गुणों का विकास करना है। ये बेसिक क्वालिटीज है। बेसिक क्वालिटी उसको क्यों कहा? जैसे रेनबो में आप बेसिक कलर देखते हैं, पीला बेसिक कलर है ना, और लाल बेसिक कलर है नहीं, उसको कहेंगे एक्वायर्ड। 2 कलर को मिक्स करके लाल मिला तो वो एक्वायर्ड कलर हो गया। और बेसिक कलर कौन सा है? वो पीला, वो बेसिक कलर। तो वैसे ये जो गुण है ना, ये बेसिक है, जो हमारी वास्तविकता है, जो हम अंदर में है, भरा हुआ है, उसको बाहर लाना है। अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में उसको बाहर लाना है। और उसको लेकर के जो दूसरे गुण आते हैं, भाई शुद्धि का दूसरा स्वरूप सत्यता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफा, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह शांति की कैटेगरी में गंभीरता, धैर्यता, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो वो सब गुण जो है, वो वैल्यूज जो है अलग है, वो एक्वायर्ड वैल्यूज है। और ये इनेट वैल्यूज, इनेट सेल्फ जो कहा, ये इनेट वैल्यूज है। अगर ये आ जाए ना, खाली ये 7 आ जाए, तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर हाथ में आ जाए तो बाकी सब कुछ आ जाता है। और अगर फाउंडेशन खत्म हो गया जीवन में, तो कितना भी व्यक्ति प्रयत्न करे, अपने अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं ला सकता है, और जीवन में हमेशा बेचैनी अनुभव करेगा। आज व्यक्ति को टेंशन क्यों है? शांति से दूर हो गया है, इसलिए टेंशन टेंशन। तो कितनी बेचैनी है, और जितनी ज्यादा बेचैनी, उतना ज्यादा उसके हर काम में क्या होता है? गलतियां अधिक होती है, और उतना खुद में फ्रस्ट्रेशन फिर क्रिएट होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन कहां उतारेगा फिर? या तो अपने जूनियर पर उतारेंगे, या तो फिर घर में उतारेंगे, है ना। सीनियर पर तो उतार नहीं सकते,
है ना। और फिर दोष देंगे ये सीनियर के कारण सारा फ्रस्ट्रेशन आया है मेरे जीवन में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वास्तव में ये फाउंडेशन ही मेरी लाइफ का खत्म हो चुका है, इसीलिए बेचैनी ज्यादा है। और वो बेचैनी में हमने जो गलतियां की उसके कारण ही तो सीनियर ने आपको कहा, कुछ कहा सुनी हो गई, और उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होया, टेंशन हो गया, फिर वो टेंशन इधर नहीं उधर निकाला और कहीं नहीं निकाला तो वो अपने शरीर पर निकलेगा, बीमारी के रूप में बाहर निकलेगा। निकलेगा तो जरूर, उसको निकलना पड़ेगा बाहर, और निकलेगा कैसे, तो वो बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। इसीलिए उसके बदले ये फाउंडेशन को टाइट करो। जितना अपने फाउंडेशन को टाइट करेंगे ना, उतना आपको कभी भी वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है। या हम लोग भी तो काम करते ही है ना, सारा कारोबार तो चलता ही है ना। आज अगर ब्रह्मा कुमारीज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शाखाएं कितनी है? इफ्को की कितनी शाखाएं हैं ऑल इंडिया में? हाँ, 4 प्लांट है। अनेक जो शाखाएं हैं आपकी, वो कितनी है? ब्रांचेस कितनी होंगी? फिर भी 65 है। ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस कितनी है? 7000। 7000 ब्रांचेस हो ऑल वर्ल्ड में, 90 देशों के अंदर, तो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपके सामने प्रॉब्लम आता होगा, हमारे सामने नहीं आता होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन मजबूत है, हर एक व्यक्ति का इतना मजबूत फाउंडेशन है, इसलिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन गैप कम होता है। ज्ञान है तो समझ डेवलप हो जाती है, आपसी समझ में अंतर नहीं आता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है तो शांति बनी रहती है, तो काम खूब करते हैं। यहाँ कोई पेड सर्वेंट तो है नहीं, सारे जो कार्यकर्ताएं हैं, जो भाई बहनें आपको दिखाई देते हैं, चाहे डाइनिंग में जाओ, चाहे आपके रेसिडेंस पर केयर टेकर है ना, वहां पर भी इतना बड़ा भवन संभाल एक ही व्यक्ति संभाल रहा है। हाँ, और इतना सारा कारोबार कर रहा है एक व्यक्ति। टेंशन देखा उसके चेहरे पर? टेंशन देखा? नहीं देखा। उसके सबके साथ व्यवहार कैसा है? आने वालों के साथ पगार उसको मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन कितना एफिशिएंसी है, क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत है। फाउंडेशन मजबूत है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, व्यवहार में, संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा होता है। और वही कार्य क्षेत्र पर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है, और इसलिए एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, और फिर हमारा अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी जो है, वो पूरी अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जो चाहते हैं वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तनाव के कारण जो बीमारी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो ना फिजिकल हेल्दी है, क्योंकि मेंटली वो हेल्दी नहीं। जैसे व्यक्ति को हेल्दी रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, तो 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3 चीजें चाहिए? पहला, ठीक से भोजन चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, ठीक से भोजन चाहिए। भोजन अगर ठीक है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है। अगर बासी भोजन खाता रहे, बिगड़ गया है वो भी खा ले, क्या होगा? बीमार हो जाएगा, और ज्यादा बीमार हो जाएगा, है ना। तो भोजन स्वस्थ है, फ्रेश है, वो खाओ आप, देखो स्वास्थ्य आपका कैसा रहता है। दूसरा, शरीर को प्रॉपर आराम चाहिए। ठीक से अगर आराम मिला है आपको, 6 घंटे की नींद मिली है, तो चिड़चिड़ापन कम आएगा। नींद कम होंगी, लगातार काम करते रहो आप, क्या होगा? चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा। नींद कम है इसीलिए तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। कारण क्या है? नींद की कमी है, इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर भी असर आ रहा है। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर ठीक है तो शरीर स्वस्थ है।
तो 3 चीज जहां है, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक इसी तरह अगर मन को या आत्मा को स्वस्थ रखना है तो उसको भी 3 चीजें चाहिए। आत्मा के लिए नरिशमेंट क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? चिंतन, शुद्ध विचार, ज्ञान। ज्ञान उसका भोजन है। लेकिन आज हमारा भोजन कैसा है? मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं? सुबह उठो, न्यूज़पेपर ले लो, कौन सा भोजन मिलेगा? नेगेटिव विचार। तो सुबह उठते ही हम अपने मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं? कोई हेल्दी बात है? किसी ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई, बहन जी ऑफिस में वो व्यक्ति के टेबल के पास अधिक भीड़ मिलेगी जिसके पास फालतू बातें ज्यादा होती है। और लोग भी खड़े हो जाएंगे वो चाय का, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। और लोगों के पास पूरा समय है उस फालतू बातों को सुनने का, जिससे अपने जीवन में अपने काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन वो भोजन हम दे रहे हैं, अब सड़ा हुआ भोजन दे रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्यता चाहते हैं, होगी कभी? इसीलिए मानसिक स्वास्थ्यता नहीं, क्योंकि सुबह उठे न्यूज़पेपर लिया। कई लोगों को तो बिना न्यूज़पेपर के चाय नहीं पी सकते, है ना? कहने का भावार्थ कि बिना न्यूज़पेपर के जैसे उनका रूटीन शुरू नहीं होता है, दिन शुरू नहीं होता है। और वो सारी नेगेटिव बातें सुबह सुबह अंदर भर लो, जैसा इनपुट होगा तो आउटपुट कैसा होगा? वैसा ही होगा। इसलिए वाणी में क्या निकलेगा फिर? आउटपुट तो यहां से ही निकलता है या अपने काम से निकलता है, तो वो क्या निकलता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कौन सा चिंतन, इनपुट कौन सा डाला है। तो जिसके पास खड़े रहो वो भी वही बात, तो सड़ा हुआ भोजन, बासी भोजन, कल का भोजन, परसों। हम ये नहीं कहते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, लेकिन सुबह सुबह 10 बजे के बाद पढ़ो, ताकि सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा और वो चीज अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर फुल हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तो अंदर जाएगी नहीं वो चीज जो आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट कर दे। ऐसे नहीं। टेलीविजन स्विच ऑन करो, क्या मिलेगा आपको? अच्छे प्रोग्राम आजकल तो आते हैं संस्कार चैनल, आस्था चैनल पर, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम आते हैं चैनल चेंज, है ना? तो इसलिए कहने का भावार्थ कि कौन सा देखते हैं, तो देखने का वही, सुनने का वही, पढ़ने का वही। तो इनपुट क्या जा रहा है? हेल्दी इनपुट जा रहा है। हा? फिर जब गुस्सा निकलता है ना, क्योंकि आउटपुट कहां से निकलेगा? गुस्से के रूप में बाहर निकलेगा, चिड़चिड़ापन के रूप में बाहर। फिर कहते पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किसका देखा था? वही न्यूज़पेपर का देखा था, है ना? कहने का भावार्थ कि क्या निकलता है बाहर व्यवहार में, वो डिपेंड करता है कि क्या हमने लिया है। किसी का दोष नहीं है, ना आपके घर वालों का दोष है, ना परिवार का दोष है, ना अड़ोसी पड़ोसी का दोष है। किसी का चेहरा देखने से कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ये हमारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन जो हमने अपने चिंतन को दिया है वही चीज बाहर निकलती है। और मान लो कि एक व्यक्ति जो नेगेटिव सारी बातें शेयर कर रहा हो और एक दिन उसने सोचा कि आज से लेकर मुझे कोई नेगेटिव नहीं सुनाना है, चुप रहना है, साइलेंस। तो क्या कहेंगे लोग? क्यों भाई आज कोई समाचार नहीं, क्यों भाई आज कोई समाचार नहीं है, ये बोलता क्यों नहीं? फिर उसको कहेंगे तबीयत ठीक है। अरे साइलेंस में रह रहा है तो कहते तबीयत ठीक है। तो तीसरे दिन से उसने सोचा आज से लेकर अभी मुझे पॉजिटिव बातें, जो अच्छी बातें सुनता हूं वो मैं सुनाऊंगा। और इसलिए अच्छी बातें पढ़ करके आता है और वो सुनाना चालू करता है, तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। कल तक ये ठीक था। यानी जब वो नेगेटिव बातें शेयर कर रहा है तो अच्छा था, और जब पॉजिटिव बातें शेयर कर रहा है तो पागल हो गया। और ये जब अच्छी बातें सुना रहा है तो नॉर्मल हो गया है, पहले अबनॉर्मल था वो। तो इसीलिए कहने का भावार्थ ये, या लोग कहेंगे अच्छा ठीक है तेरी बातें अच्छी है लेकिन बाद में मिलते, टाइम नहीं अभी।
तो अच्छी बातें सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, और जब वो फालतू बातें सुना रहा था तो पूरा समय था हमारे पास। ये है हमारा माइंड का फ्रेम। और जब फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है तो हम कैसे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं? सोचो, हो सकता है सेल्फ डेवलपमेंट? नहीं हो सकता है। इन बेसिक गुणों का भी विकास नहीं कर सकते, हम उसको भी बाहर ला नहीं सकते। फिर रेस्ट। इसीलिए आध्यात्मिकता यही एक सोर्स है जहां से आपके मन के लिए अच्छा भोजन, अच्छा चिंतन मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी कोई सोर्स नहीं। दूसरा, आराम, मन को आराम। रात को हम सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता है। मन तो स्वप्न के रूप में चलता रहता है, सोचता रहता है, उटपटांग बातें सोचता रहता है। तो इसलिए मन को आराम मिला ही नहीं। मेडिटेशन माना कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, जहां हम अपने मन को साइलेंस में ले जाते हैं, मन को आराम देते हैं, विचारों को शांत कर। और जितना विचारों को आप शांत कर सकते, जैसे सोने के बाद शरीर ताजगी महसूस करता है, फ्रेशनेस अनुभव होती है, इतना जितना विचारों को अगर शांत कर सकते हैं, मन को अगर शांत कर सकते हैं, उतना मन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इतना क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, रचनात्मक आपका मन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मन को रिलैक्स करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया रिसर्च कि 5 मिनट गुस्से से 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है, तो 20 मिनट गुस्से से 8 घंटे की वो दिन पूरा बेकार जाता है। इसी तरह ये भी रिसर्च हुआ है कि एक व्यक्ति 20 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाए तो 2 घंटे की कार्य क्षमता को विकसित कर सकता है, जनरेट कर सकता है, वो एनर्जी को, जो क्रिएटिविटी है। और एट द मैक्सिमम जो माइंड की कैपेसिटी है कंसंट्रेशन के लिए 45 मिनट्स, इसीलिए बच्चों का स्कूल में भी पढ़ने का एक पीरियड 45 मिनट्स का रहता है। तो माइंड की जो कैपेसिटी है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स अगर आप साइलेंस में बैठ जाओ, शांति में, मेडिटेशन में बैठ जाओ, तो आप देखेंगे कि कितनी आपकी उस दिन काम करने की जो शक्ति है दुगुना तिगुना हो जाएगी। और आप महसूस करेंगे जैसे उस दिन का काम आप 12-1 बजे तक खत्म कर देते हैं। खुद आप अनुभव करके देखो। तो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है मानसिक स्वास्थ्यता के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा है, इसीलिए मेडिटेशन भी आवश्यक है और आध्यात्मिकता भी आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन तो रोज करते हैं, 15-20 मिनट सुबह उठ करके शांति में बैठ जाते हैं। खाली मेडिटेशन इनफ नहीं है। हम शरीर को रोज आराम दे दे लेकिन भोजन न दे, स्वस्थ रहेंगे? अरे भोजन भी चाहिए और आराम भी चाहिए। इसी तरह मन को मेडिटेशन भी चाहिए और हेल्दी नरिशमेंट के लिए ज्ञान का कोई स्रोत भी चाहिए। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज है, सकारात्मक सोचने की एक विधि, पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस। वो भी आपको अपने मन को कार्य करने समय देना होगा और उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होगा। क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? कौन सी चीज है? पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा हमारा? उसके लिए अगर देखा जाए तो एक चीज जो हर बार हम करते आए, हर घड़ी हम करते आए, वो कौन सी है? सोचने की क्रिया हर वक्त हमारी चलती है, थिंकिंग कांस्टेंट चलता है हम, राइट? और जैसा हमारा थिंकिंग होगा, जिस क्वालिटी के विचार होंगे मन के अंदर, वैसी हमारी फीलिंग्स, भावनाएं जनरेट होगी।
जैसा सोचेंगे वैसा आप महसूस करेंगे, भावनाएं होंगी, और जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी वैसा आपका एटीट्यूड बनेगा, वैसी आपकी मनोवृत्ति बनेगी, मनोभाव आपके वैसे होंगे, और जैसा आपका मनोभाव होगा वैसा ही आपके व्यवहार, एक्शन कहो, बिहेवियर कहो, वैसा आपका बिहेवियर होगा, व्यवहार होगा दूसरों के साथ। और जैसा आपका व्यवहार है वैसा ही आपका वही कार्य तो हो गया ना, एक्शन। जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे ही आपका वैसे ही आपकी हैबिट कहो या पर्सनालिटी का व्यक्तित्व, ये वैसा आपका चरित्र, कैरेक्टर बनेगा। और जैसा आपका कैरेक्टर या पर्सनालिटी है वैसे ही आपकी वही पर्सनालिटी के संस्कार है, वैसे ही आपका वैसी आपकी भावी होगी, डेस्टिनी, क्योंकि कर्म से भावी बनती है। इसीलिए तो कहा जाता है डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। आप जैसी अपनी डेस्टिनी बनाना चाहो वैसी आप बना सकते हो, है ना। जिस प्रकार का सोच है, माना सोच से चालू हुई ना, सोच से डेस्टिनी कैसे बनती है। एक बार एक सेनापति ने अपने कुछ सोल्जर्स, बहुत कम सोल्जर्स थे उसके पास, और कोई दूसरे पड़ोसी राज्य ने देखा कि इनके पास सैन्य कम है तो अटैक किया। सेनापति ने आदेश दिया, सारे सोल्जर सोचने लग पड़े हम हारेंगे। सारे लोग एक ही बात सोच रहे थे, हम हारेंगे, ये युद्ध तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सैन्य बल ही नहीं है इतना। लेकिन किसी को सेनापति को बोलने की हिम्मत नहीं। सेनापति ने कहा चलो, तो सारे घोड़े लेकर के निकल पड़े। बीच में एक देवी का मंदिर पड़ता था। सेनापति ने वहां सबको रोका, क्योंकि प्रसिद्ध था वो मंदिर कि यहाँ जो मांगेंगे मनोकामना वो पूरी होगी। तो कहा आप जाइए, प्रार्थना करो अपने विजय की, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे लोग गए, लेकिन थिंकिंग क्या था, हारेंगे। अच्छा, बाहर जब निकले सभी, सेनापति ने एक कॉइन निकाला, कहता है आज ये देवी का हम सत देख लेंगे कि क्या हमारे भावी में लिखा है, हार या जीत। तो उसने कहा कि अगर हेड्स आएंगे तो हमारी जीत है, और अगर टेल आएगी तो हार है। तो आज देवी का उत्तर हम देख लेते हैं क्या आता है। उसने उछाला कॉइन, दबाया, खोला, हेड्स आया। सारे सोल्जर्स एकदम खुश हो गए कि देवी का कभी भी ये गलत तो हुआ ही नहीं है। इतने खुश हो गए कि इसका मतलब देवी की शक्ति हमारे साथ है और हम जरूर जीतेंगे। और इतना उमंग से वो लड़े, सचमुच जीत हो गए, कम सैनिकों में भी वो जीत गए। उसके बाद बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना कम सैनिक से ये जीते कैसे। पूछा किसी ने उस सेनापति से, तो कहा ये कॉइन में दोनों तरफ ही हेड्स था। लेकिन व्यक्ति की सोच उसके भावी को निर्माण कर सकती है। जैसा सोचेंगे वैसी भावी आप निर्माण कर सकते हैं। अगर सोच ही गलत है तो उस सोच को बदलने का और कोई तरीका मेरे पास नहीं था। ये अंधश्रद्धा ही ये सोच के तरीके को भी बदलने के लिए कामयाब हो गई। तो वास्तव में अगर हमारी सोच है, सही सोच है, पॉजिटिव सोच है, तो क्या होगा, भावी आप जैसी बनाना चाहेंगे वैसी आप बना सकते हैं। उतना आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत हो जाएगा, इतनी आपके अंदर उमंग जागृत हो जाएंगी, और वो उमंग ही आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त कराने का आधार है। और क्या चाहिए जीवन, सफलता। यही तो व्यक्ति समझता है कि मेरी
डेवलपमेंट उसी से तो होगी, आगे बढ़ने का जो होगा वो उसी से तो होगा। लेकिन अगर गलत सोच होगी तो कभी भी जो भावी आप चाहते हैं उसको प्रैक्टिकल साकार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर सोच सही है तो पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास, ये एक्सरसाइज मन को देते रहो रोज, क्योंकि तभी आपकी ये सारी सिस्टम ठीक होती जाएंगी अंदर की। और जब अंदर की सिस्टम ठीक होंगी तो असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग आप सोचेंगे अभी क्या जरूरत है, कोई परिस्थिति आएंगी तब पॉजिटिव थिंकिंग कर लेंगे ना, लेकिन तब पॉजिटिव थिंकिंग कर सकेंगे तब तनाव इतना होगा उस परिस्थिति में, उस परीक्षा में तनाव इतना होगा जो आपको पॉजिटिव सोचने नहीं देगा और तुरंत नेगेटिव विचार आ जाएगा। और जितना नेगेटिव विचार उतनी आपकी भावी कैसी होगी, खराब होती जाएगी। और उसके लिए दोषी और कोई नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट का ये गोल्डन रूल है दूसरा, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, कहीं आपको अपने आप को ठीक करना होगा। लेकिन ये थिंकिंग ऐसे क्यों चलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग जो चलती है हमारी, कोई परिस्थिति आती है उस समय, वो क्यों चलती है? हाँ, तो उससे क्या अंदर बदलता है जिससे हमारी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है? परसेप्शन। यस, जैसा हमारा परसेप्शन, दृष्टिकोण, जैसा हमारा देखने का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया होगा, वो एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति को देखने का जैसा नजरिया होगा आपका, वैसी आपकी थिंकिंग चालू हो जाएगी। एक व्यक्ति के बारे में एक कहता है ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूसरा कहता है बहुत बुरा व्यक्ति। दो दृष्टिकोण है एक ही व्यक्ति के प्रति, दो थिंकिंग है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग रूप से उसको देखा है। एक ने उसके अवगुण को लेकर उसको देखा है, एक ने उसके गुणों को लेकर देखा है तो वो अच्छा लगा, और एक ने जब अवगुण को लेकर देखा तो वो बुरा लगा। राइट? तो परसेप्शन के कारण हमारी थिंकिंग वैसी। लेकिन ये परसेप्शन, ये नजरिया कैसे बनता है? किसी किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा नजरिया बन जाता है और किसी किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा नजरिया बनता है हमारा। तो ये नजरिया किस आधार पर बनता है? व्यवहार में क्या मिला? उस आदमी के साथ में किसी के साथ आपका, उसने कुछ किया भी नहीं है लेकिन वो व्यक्ति अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? एक्सपीरियंस। यस, यू आर राइट, एक्सपीरियंस, अनुभव। कोई पूर्व अनुभव ऐसा है जिस पूर्व अनुभव व्यवहार में जो आपको मिला है, उसके कारण उस व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया वैसा बन गया है। भले बाद में कितना भी अच्छा करे वो, लेकिन आपको अनुभव जो एक मिला है ना उससे, वो अनुभव ने आपके नजरिए को बदल दिया। अच्छा, वो अनुभव किस आधार पर मिलता है? खोदो, अपने अंदर जाओ, ये सारी हमारी मैकेनिज्म है। कहीं कोई गड़बड़ है, एक गड़बड़ हो जाती है ना पूरा, ये सेल्फ है, ये सेल्फ है, आपकी कंप्लीट सेल्फ है। ये सेल्फ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये सारी सेल्फ है आप, है ना? कहां से ठीक करना होगा हमको? थिंकिंग भी अगर नेगेटिव चल रही है तो उसका भी जड़ कहाँ है? हम जड़ को पकड़ेंगे, ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो जड़ कहाँ है इसकी? एक्सपीरियंस जो हमको मिला उस व्यक्ति के साथ, वो ऐसा बुरा मिला हमको, लेकिन वो बुरा एक्सपीरियंस जो हमें मिला व्यवहार में, ऐसी कौन सी बात का प्रयोग हुआ जिसके कारण वो एक्सपीरियंस मिला? हाँ, वही व्यवहार में क्या प्रयोग हुआ, इंटरएक्शन में क्या प्रयोग हुआ। नहीं, दूसरों को दोष नहीं देना, वातावरण को दोष नहीं दो, वातावरण आप खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप भी क्यों हुआ? वो व्यवहार में जो प्रयोग हुआ, या वैल्यूज का प्रयोग हुआ या वीकनेस का प्रयोग हुआ, या वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग हुआ।
आपने गुस्से से बात किया, उस समय आप टेंशन में थे और वो व्यक्ति अचानक आ गया जिससे आपका पहले कोई लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में भी आपने बड़ी रफ बात कर ली क्योंकि उस वक्त आप टेंशन में थे। तो वो व्यक्ति उसको टॉलरेट करेगा? वो भी ऐसा ही जवाब दे देगा और जवाब देकर चला, आपको लगेगा ये व्यक्ति क्या है, क्या समझता है, अभी तो आया है और अपने आप को क्या समझने लगा, ऐसा है। और उसके प्रति आपका नजरिया हमेशा खुन्नस भरा रहेगा क्योंकि एक बार आपको अनुभव हुआ कि उसने ऐसा जवाब क्यों दिया मुझे, है ना। लेकिन जवाब उसने क्यों दिया? क्योंकि मेरे व्यवहार में क्या प्रयोग में आया। और कभी आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपने इतना प्यार से किसी ने कुछ पूछा, आपने समझाया और उसने भी आपको वैसा काम करके दिया, आप कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय आपके व्यवहार में क्या प्रयोग हुआ था? वैल्यू। ने प्यार से, नम्रता से, धैर्यता से बैठकर उसने उसको कुछ बात बताई, सिखाया उसको, तो वो व्यक्ति भी वैसा रेसिप्रोकेट तो करेगा ना, उसका रिस्पॉन्स वैसा ही रहेगा। तो इसलिए जब उसका रिस्पॉन्स वैसा रहता है तो वो व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया अच्छा बन जाता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए अच्छा नजरिया बना और उसके प्रति आपकी हमेशा सोच अच्छी रहेगी। लेकिन जिस वक्त आप टेंशन में था और उसी वक्त उसका आना हुआ और ये सारा गड़बड़ हो गया, तो ये भी भावी क्या होगी फिर? हमेशा टकराना टकराना टकराना, क्योंकि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई है कि हमने गलत वैल्यूज का प्रयोग उस वक्त कर लिया। अब हम ईगो में आके बोलेंगे तो सामने वाला अपने आप को कोई कम समझता है क्या? वो भी ईगो में बोलेगा और वो ईगो में बोलता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रयोग में मैंने क्या किया वो नहीं देखा, इसीलिए सारी गड़बड़ होती रही। तो अपने को हम कभी दोषी नहीं बनाते हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ये वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग भी किस आधार पर होता है? आज आपका सीनियर है, सीनियर के साथ आप सामने जाओ, वो कैसा भी व्यवहार करेगा आपके साथ में, आप कितने अदब से उसके सामने खड़ा होकर के बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वहीं अगर जूनियर होता है तो ये वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग का भी आधार क्या होता है? नेचुरली एक सीनियर के सामने आप जाके खड़े हो और वो अपने टेंशन में कुछ भी बोल रहा है तो भी आप रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। उस समय आप किस तरह से पेश आएंगे? वैल्यूज के साथ, है ना, वैल्यूज के साथ पेश आएंगे। और वहीं आपका जूनियर अगर टेंशन में है और उसने कुछ कह दिया तो आप कैसे पेश आएंगे? तो जानबूझ करके वो वैल्यू और वो वीकनेस का प्रयोग कर रहा है ऐसा तो नहीं है, स्पॉन्टेनियसली इतना नेचुरली वो बाहर निकल आता है रिस्पॉन्स। तो उस वैल्यू व वीकनेस का प्रयोग जो होता है उसको भी स्टिम्युलेट करने वाला कौन? सेल्फ में कौन सी चीज है? वो मान्यता। मान्यता में है ना, ये मेरा सीनियर है, अंदर में भरा है बिलीफ में, है ना। तो जैसी जिसके प्रति मान्यता है, एक नौकर है उसके प्रति ये नौकर है, मानते हैं ना हम, ये मान्यता है, तो हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? वैसा ही होगा। और मान्यता में है ये मेरा सीनियर है तो व्यवहार कैसा होगा? नम्रता अपने आप आ जाएगी। तो जड़ कहाँ है? मान्यता, है ना। इसीलिए तो आजकल के बच्चे भी हमको कहते हैं, पिताजी आपको अपनी मान्यता को थोड़ा चेंज करना होगा। अब वही मान्यता को लेकर चलेंगे ना तो कुछ मिलने वाला, आपको अपनी बिलीफ को चेंज करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, बच्चे हम लोगों को कहते हैं, और वो मान्यता को हमने इतना टाइट पकड़ा है उसको छोड़ नहीं पाते। ये नौकर है, उसको कैसे हम इंसान माने? अरे क्यों नहीं मान सकते? वो भी इंसान है ना। लेकिन मान्यता में जो हमने पकड़ लिया ना, बस वो छूटता नहीं, और वो छूटता नहीं है इसलिए ये सारी सिस्टम हमारी गड़बड़ होती रहती है। बार बार हमारी डेस्टिनी क्या होती है? मान्यता इतना सूक्ष्म रोल प्ले करती है ना,
एक मिसाल अगर मैं दूं, एक कंपनी है, उस कंपनी में यूनियन प्रॉब्लम चल रहा है। अब यूनियन प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त चल रहा है। एक बार एक यूनियन लीडर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने आता है। सेक्रेटरी से कहा मुझे 10 मिनट का समय चाहिए। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, मैं टाइम लेकर आपको देती हूँ। अंदर गई, उसने बताया फलाना यूनियन लीडर आया है, आपसे 10 मिनट मिलना चाहता है। उसने कहा कौन यूनियन लीडर है? होगी कोई नई मांगे, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम का टाइम दे दो। ठीक है, शाम का टाइम दे दिया उसको, शाम को आप आ जाइए, आपको मिल लेंगे 10 मिनट। वो शाम को आया, उस समय कोई गेस्ट आ गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर उसमें बिजी हो गया गेस्ट को अटेंड करने में, इसलिए नहीं मिल सका उसको। दूसरे दिन सुबह आया, उनकी मीटिंग चल रही थी, नहीं मिल सका। दूसरे दिन शाम को आया, वो गेस्ट को लेकर बाहर चला गया था कहीं, इसलिए नहीं मिल सका। तीसरे दिन से वो 10 दिन की छुट्टी लेके चला गया। 10 दिन के बाद कोइंसिडेंटली गेट से प्रवेश होता है वो यूनियन लीडर, और वो एमडी की गाड़ी भी प्रवेश होती है। उस समय एमडी का ध्यान उस पर जाता है, अरे ये उस दिन मिलने आया था, बाद में दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम न कर रहा। जाते ही उसको बुलाता है, अच्छा उस दिन तुम आया था, फिर बाद में दिखाई नहीं दिया। हाँ मैं 4 बार आया, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, इसीलिए मैं छुट्टी पर चला गया। अच्छा क्या काम था तुम्हें? एमडी ने पूछा उसको, क्या काम था तुम्हें? बोला जिस काम के लिए मैं आया था वो तो हो गया, अभी कोई काम नहीं। अच्छी बात है हो गया तो, लेकिन फिर भी बता दो क्या काम था। उसने कहा जब हो गया तो बताने का फायदा क्या है? अभी वो भी अकड़ गया फिर, है ना। अब वो अकड़न चालू होती है, देखो कैसे होती है चालू। उसको कहा चलो बहुत अच्छी बात, हो गया, अच्छा है हो गया, लेकिन फिर भी तुम बताओ तो सही क्या बात है। बड़ी नम्रता के साथ बात कर रहा है। तब वो जब बहुत इंसिस्ट करता है, तब वो यूनियन लीडर कहता है 10 दिन पहले जो मैं आया था, मेरे बेटे की शादी थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। अब डेस्टिनी क्या होगी? डेस्टिनी क्या होगी? प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस, है ना। और अगर उस वक्त क्या आया था? मान्यता। यूनियन लीडर, होगी कोई नई डिमांड्स। मान्यता में क्या है कि यूनियन लीडर माना डिमांड्स, ये मान्यता बन गई है ना उसकी। अब वो मान्यता ने कैसा रोल प्ले किया और आने वाले भविष्य में क्या भावी होगी, है ना। लेकिन अगर उस वक्त उस मान्यता अगर खड़ी भी हुई और उसको दबा दे, नहीं कोई जरूरी काम भी हो सकता है, बुलाओ उसको, अब भी बुलाओ, और उस वक्त अगर 10 मिनट दे दिया होता, उसको भी खुशी होती थी इनविटेशन देने की, और इनविटेशन देने के बाद उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करता था। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद चलो नहीं भी जा सका तो किसी को तोहफा लेकर भेज देता था। उसके बाद डेस्टिनी क्या होती थी? अच्छी होती थी। तो डेस्टिनी कैसे बनाते हैं हम? और उस मान्यता को हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखा है उसको टाइट। और यही मान्यता को जितना टाइट आप पकड़ के रखेंगे ना, उसको लोग कहते हैं इसको अपना ईगो बहुत है, उसको अपना अभिमान बहुत है। यानी उसने कोई ऐसी गलत मान्यता को पकड़ के रखा है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता है, जो उसका ईगो बना रहा है। क्या सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिकल है? ये सारी सिस्टम चलेगी ही नहीं आगे अगर हमने इस मान्यता को, कोई भी गलत मान्यता को पकड़ के रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान को ये भी महसूसता नहीं है कि मैंने कोई गलत मान्यता को पकड़ के रखा है। कोई कहता भी है ना, आपके बच्चे भी आपको अगर कहते हैं ना, पिताजी आपका ये मानना गलत है, कहता चुप बैठ, तुमको क्या अनुभव। हम जानते हैं ना, समय बदल रहा है,
इसलिए हमें भी अपनी मान्यता को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ आप बातें सुन रहे हैं, जाने के बाद उसमें से कई लोग जो आए हैं, दूसरे भी लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारियों की बातें अच्छी थी, परंतु मेरी मान्यता तो ये कहती है। अब मेरी मान्यता जहां आ गई तो मैंने पकड़े, तो वो मान्यता अंदर घुसेगी नहीं घुसेगी, तो चेंज आएगा नहीं आएगा, चेंज ही नहीं आएगा। तो यहां आए लेकिन जैसे कि तैसे ही वापस गए, कुछ भी अपने अंदर पाया नहीं उस व्यक्ति ने। उनकी बातें अच्छी थी परंतु मेरी मान्यता में थोड़ी कम बैठती थी। कई लोग ऐसे कहते, हमारी मान्यता ये, और वो अपनी मान्यता जहां सामने ले आते हैं वहां ये सिस्टम मैकेनिज्म चलती नहीं, सब फेल हो जाता है उसके आगे। उस मान्यता को चेंज करना कोई आसान है क्या? है नहीं, आसान नहीं है। हाँ, मान्यता को चेंज करना सहज है या मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। हाँ? नहीं, वो बताएंगा ना तो भी वो महसूस नहीं करेंगे, अपना 10 आर्ग्यूमेंट दे देगा कि नहीं मेरी मान्यता ही सही है। वो एक ट्रैक से सोच रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो अपना भावी इतना खराब कर रहा है, उसका भावी वैसा ही बने। इसलिए तो कहते हैं भावी आपके हाथ में है, जैसा आप चाहो वैसे बना सकते हो। इसको किसको? नहीं, उसके कंपनी में जो प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आएगा, आखिर उसको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम तो क्यों नहीं है? कोलैप्स हो जाती है कंपनी, कोलैप्स हो जाता है, वो फेलियर हो जाता है लाइफ में, उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया, उसको निकालना पड़ता है, उस एमडी को हटाना पड़ता है। आज जीएसएफसी में क्या हुआ, एमडी को निकाला ना, वहां का मैनेजमेंट को पूरा चेंज कर दिया ना। आज कारण क्या था कि एमडी ही वहां हर रीति से, और कैसे कंपनी हो रही है पूरा टर्बुलेंस में है अभी। अब कितनी बार हम लोगों को बुलाया कि जैसे इफको में आपने किया जीएसएफसी में भी आकर करो, क्रिप्को में आपने किया जीएसएफसी में भी आकर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करो, लेकिन हमको मालूम है कि एमडी बदलने वाला ही नहीं है। अगर वही एमडी रहा तो हम कितनी भी ट्रेनिंग कराएंगे, नीचे वाले तो सब अच्छे ही है, ट्रेनिंग की उनको जरूरत नहीं। ट्रेनिंग की जरूरत किसको है? एमडी को है। हमने कहा जब वो परिवर्तन होगा तब हम आएंगे, और अब बदल गया, नया एमडी कोई आया है, अब हम जा रहे हैं, अब जाने में कुछ फल निकलेगा। लेकिन पहले अगर हम जाते थे, कितनी बार हमको हर 2 महीने में एक इनविटेशन आता था, हर 2 महीने में, कि जैसे क्रिप्को में, इफको में आप लोग ने जीएनएफसी में किया है, क्योंकि नर्मदा फर्टिलाइजर में भी ब्रह्मा कुमारी का ही प्रोग्राम चलता है। तो इसलिए कहा जब ये सारी कंपनीज में आप लोगों का चल रहा है और बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी को भी अभी आप लोग आकर के करो। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं। अब तक यही कहते गए हम, हमारे पास टाइम नहीं। अभी हम जा रहे हैं, अगले महीने में टाइम दिया है, क्योंकि जब तक वो एमडी चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है। अब वो चेंज हुआ तो कुछ हो सकता है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकल सकते हैं। और उसने कहा है मुझे कि हम पूरे टॉप को ही पहले ट्रेनिंग देंगे, बॉटम को नहीं ट्रेनिंग देंगे, आप पहले आकर हमारे टॉप को ही ट्रेनिंग दो। तो वहां पर जब समझ है उनको, नए एमडी को, उसने अपनी मान्यता को तोड़ा कि नहीं, बड़ों को ही ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और इफको में भी जब बड़ों से शुरू हुआ तो आज कितना अच्छी तरह से इस बात को रिसीव किया जा रहा है बॉटम लेवल तक। लेकिन पहले तो आपके बड़ों ने किया ना, ठीक है। अभी मान्यता को कैसे चेंज करना चाहिए, ये ब्रेक के बाद।